नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। ठीक है बच्चों, कल हमने पढ़ा था पूर्णांक के विषय में, तो आइए थोड़ी हम उसकी ब्रीफिंग कर लेते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। जब हम पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर्स को भी मिला लेते हैं, ठीक है, तो जो ये नया समूह बनता है उसे ही हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या का समूह क्या क्या होता है? जीरो और प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, इन तीनों का समूह क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या में सारे नेगेटिव नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे ही सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, संख्याएं +1, +2, +3 ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं। जो भी संख्याएं होंगी वो क्या होती हैं? धन पूर्णांक होती हैं। और संख्याएं -1, -2, -3 ऐसी आगे आने वाली सारी संख्याएं ऋण पूर्णांक होती हैं। शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक हो ना ही ऋणात्मक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, रेड रंग की एक नंबर लाइन आपके पास ड्रॉ है, जिस पे इक्वल डिस्टेंस पे यानी बराबर दूरी पे पॉइंट्स बने हुए हैं, और उन पॉइंट्स के बाद हमने उन पे नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो जो 0 है वो शून्य पूर्णांक है, बीच में है, और 0 के जो दाईं ओर है बच्चों वो सारे क्या हैं? धन पूर्णांक है। और हम जानते हैं शून्य संख्या रेखा पे हम जैसे जैसे दाईं ओर बढ़ते जाएंगे संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, और शून्य के जो बाईं ओर है वो सभी क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। और हम ये भी जानते हैं कि संख्या रेखा पर जो संख्या जितनी ज़्यादा बाईं होगी वो संख्या उतनी ही ज़्यादा छोटी होगी। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो शून्य है वो सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा है। ठीक है, यानी जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उन सब से छोटा है। इंटीजर्स को हम i से डिनोट कर रहे हैं, तो जो प्लस i है ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो शून्य है वो सभी नेगेटिव नंबर से यानी नेगेटिव पूर्णांकों से बड़ा है, यानी -i से। ठीक है, यहाँ पे -i का मतलब हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए एक क्वेश्चन आपसे करते हैं कि -4 और -2 में कौन सी संख्या बड़ी है? +2 और +4 में तो आप इजीली बता देंगे कि 4 बड़ा है और 2 छोटा है, बट -4 और -2 में कौन सी संख्या बड़ी है? इसके लिए हम बस ये ध्यान में रखते हैं कि जो संख्या बाईं ओर होगी वो छोटी होगी और जो संख्या दाईं ओर होगी वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे 2 4 के दाईं ओर है, ठीक है, इसीलिए -2 बड़ा है, और जो ये -4 है वो 2 के बाईं ओर है, इसलिए ये छोटा है। और इसी प्रकार -10 जो होगा वो -4 से भी छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे जैसे बाईं तरफ बढ़ेंगे संख्याएं छोटी होती जाएंगी और शून्य से उनकी दूरी बढ़ती जाएगी। तो हम देखते हैं कि बाईं ओर शून्य से जितनी ज़्यादा दूर जो संख्या होती है वो उतनी ही छोटी होती है, और दाईं ओर शून्य से जितनी ज़्यादा जो संख्या दूर होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम छोटे और बड़े पूर्णांकों की तुलना कर सकते हैं और हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा पूर्णांक छोटा है और कौन सा पूर्णांक बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संख्या रेखा पर विपरीत पूर्णांकों के जोड़े। तो बच्चों, हमने संख्या रेखा ड्रॉ की थी, वैसी संख्या रेखा यहाँ पे ड्रॉ है आपके सामने, और 0 मिडिल में है, फिर 0 से जितनी डिस्टेंस पे +1 है उतनी ही डिस्टेंस पे -1 है। और पूर्णांक संख्या के बारे में हम जानते हैं कि जो प्लस और माइनस साइन है वो विपरीत स्थितियों को दर्शाता है। ठीक है, तो -1
+1 का विपरीत पूर्णांक हो गया। अगर हम +1 और -1 को जोड़ दें तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके विपरीत पूर्णांक हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि -2 भी +2, ठीक है, का विपरीत पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि 0 से 2 की दूरी वही है जो 0 से -2 की दूरी है, ठीक है, और ये विपरीत दिशा में है। और +2 और -2 को जब हम जोड़ेंगे, तो -2 और +2 को जब हम जोड़ते हैं हमें क्या मिलेगा? 0। तो ये विपरीत पूर्णांक हो गया। इस प्रकार हर एक ऋणात्मक पूर्णांक के लिए एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि उसका विपरीत पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स के संगत एक ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर होता है और दोनों का योगफल 0 होता है, अतः वे एक दूसरे के विपरीत पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। चलिए अब पढ़ते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा हम देख लेते हैं। यदि दो पूर्णांकों a और b का योग 0 हो तो a और b परस्पर योगात्मक प्रतिलोम को परस्पर योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। यानी ये सूत्र है कि अगर दो पूर्णांक है और उनका धन योगफल किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर, तो हम कहेंगे कि a b का योगात्मक प्रतिलोम है या b a का योगात्मक प्रतिलोम है। ऐसा ही कुछ हमने अभी पढ़ा था विपरीत पूर्णांकों के विषय में, ठीक है बच्चों। अतः हम कह सकते हैं किसी पूर्णांक a के संगत विपरीत पूर्णांक -a को योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बहुत ही आसानी से कि विपरीत पूर्णांक ही किसी भी पूर्णांक के संगत जो उसका विपरीत पूर्णांक होगा वही उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे +6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो सकता है? तो इसका विपरीत पूर्णांक हो सकता है, यानी -6। +6 और -6 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0, ठीक है बच्चों। तो ये a हो गया और ये क्या हो गया? b। ये a हो गया, ये b, और जब हमने इनको प्लस किया तो हमें क्या मिल गया? 0। यानी जो इसकी डेफिनेशन है, यदि दो पूर्णांक a और b का योग 0 हो तो a और b परस्पर योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं एक दूसरे के, ठीक है बच्चों। यानी -6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +6, और +6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -6। चलिए अब पता करते हैं 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 0, हमें दो पूर्णांक चाहिए जिनका योगफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए 0 एक ले लिया, दूसरा पूर्णांक हम ऐसा क्या लें कि इसमें हम जोड़ें तो हमें 0 मिले। तो ऐसा 0 है, ऐसा ही पूर्णांक क्या होगा? सिर्फ 0 ही हो सकता है। तो हम कह सकते हैं 0 का योगात्मक प्रतिलोम स्वयं 0 ही होता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है बच्चों। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम दो प्रश्न का उत्तर आपसे पूछेंगे जिसे आपको देना है। -0 से कितनी दूरी पे है? -3 0 से कितनी दूरी पे है, ठीक है। अब -3 किस तरफ होगा? 0 के दाईं ओर या बाईं ओर? हमें पता है कि माइनस लगा हुआ है तो इस 0 के बाईं ओर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि 0 से कितने कदम पे है? 1, ठीक है बच्चों, 1, 2 और 3, यानी -3 0 से 3 कदम की दूरी पे है, ठीक है। और +3 0 से कितनी दूरी पे है? +3 जो होगा वो 0 के किस दिशा की तरफ होगा? प्लस है तो 0 के दाईं ओर होगा। चल देखते हैं कितनी दूरी पे है? 1, 2, 3, यानी 3 कदम की दूरी पे है। हम देखते हैं कि इन दोनों का जो परिमाण जो है वो एक ही संख्या है, क्या आई? 3, ठीक है बच्चों। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालते हैं वो हम इस तरह से निकालते हैं कि देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि निरपेक्ष मान धन a का बराबर होता है a के बराबर है निरपेक्ष मान -a के। जो यहाँ पे जो a है वो कोई एक पूर्ण संख्या है। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक संख्या ले ली, -3 हो गया, +4, +4 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 4 होगा। इसी प्रकार -4 का निरपेक्ष मान क्या होगा बच्चों? 4 होगा, ठीक है।
तो निरपेक्ष मान हम इस प्रकार निकालते हैं। शून्य का निरपेक्ष मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। क्यों? क्योंकि ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, चलिए अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है, उसे हम हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। बच्चों अभी हमने देखा था कि योगात्मक प्रतिलोम के लिए हम क्या करते हैं, दो ऐसे पूर्णांक लेते हैं जिनका योग शून्य हो, तो वो एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। और पूर्णांकों में ऐसे पूर्णांक कैसे मिलते हैं हमें, उनके विपरीत पूर्णांकों से। ठीक है बच्चों, देखिए अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा तो मैथ्स हमारे लिए बहुत ही ईजी होगी। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सवालों को हल करने से पहले उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब +9 है, इसका विपरीत पूर्णांक ही इसका प्रतिलोम होगा। विपरीत पूर्णांक हमने क्या बताया था कि इसके विपरीत चिन्ह वाला होना चाहिए, तो -9। और +9 और -9 का जब हम योग करेंगे तो योगफल क्या होगा, 0। तो +9 और -9 एक दूसरे के विपरीत पूर्णांक हैं। ठीक है बच्चों, और ये एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम भी है। ठीक है, तो इसी प्रकार -21 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +21। ठीक है, इसी प्रकार +39 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, क्या होगा, -39। अब हमें क्या बताना है, 41 का योगात्मक प्रतिलोम है, +41 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -41। ठीक है बच्चों, देखिए कितना आसान है। अब चलिए प्रश्न 2 पे चलते हैं। संख्या रेखा खींचकर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या है, +4। तो हम सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए हमने संख्या रेखा बनाई, एक लाइन को ड्रॉ किया, फिर 0 को मिड में रख दिया, +4 ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शून्य के क्या करेंगे, दाईं ओर जाएंगे, क्योंकि सारे धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, शून्य के दाईं ओर होते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे +4 आएगा, ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार -3 खींचिए। तो हम जानते हैं -3 के लिए हम क्या करते हैं, शून्य के बाईं ओर जाएंगे। देखिए 1 2 3, यहाँ पे -3 मिलेगा। देखा बच्चों कितना आसान है। अब है -6 और +6 को संख्या रेखा पे खींचिए। चलिए फिर से हम संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन खींची हमने, उस पर हमने इक्वल डिस्टेंस पे हम पॉइंट रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो +6 तो यहाँ पे होगा। इसी प्रकार -6 किस साइड होगा, बाईं ओर रखिए, 1 2 3 4 5 6, -6 यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से संख्या रेखा पे हम कोई भी पूर्णांक संख्या दर्शा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लिखा है तो हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, जब ऐसा चिन्ह लगा होता है, ठीक है, तो हम हमेशा निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा है, +11। निरपेक्ष मान हम जानते हैं कि साइन नहीं रहेगा, 11 आ जाएगा। इसी प्रकार 12, हम जानते हैं कि 12 जो होता है वो धनात्मक संख्या ही है, इसके आगे धन चिन्ह नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसका निरपेक्ष मान 12 ही होगा। इसी प्रकार -47, इनका निरपेक्ष मान कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे साइन को हटा देंगे तो क्या होगा, 47। तो हम देखते हैं कि सारे निरपेक्ष मान जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्या ही निकलती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं का योग, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें।